Congratulations to Kartik and please congratulate him. ठीक है? Thank you. जो अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 का, उसमें मेरा रैंक 1 था सिविल इंजीनियरिंग में। आप लोगों से मतलब इंटरेक्ट करने आज आ गया हूँ, तो जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं, ठीक है, जो भी आपको मुझसे पूछना हो वो आप पूछ सकते हो, लेकिन उसको हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको 15-20 मिनट ये बता देता हूँ कि मतलब जब मैं यहाँ पे था आज से 2 साल पहले, ठीक है, तो तब मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, ठीक है, और जो भी फैकल्टी मेम्बर्स यहाँ पे हमको पढ़ाते थे, किस तरीके से मैं घर जाके मतलब रिवाइज़ करता था, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से देता था, तो वो सब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ पहले शेयर करूँगा। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो IIT रुड़की से कंप्लीट किया था 2019 के अंदर, ठीक है, और उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ था मई में, और मई में ही मैंने IES मास्टर ज्वाइन कर लिया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ माय सीनियर्स, क्योंकि मेरे काफ़ी सीनियर्स जो थे वो यहीं पे एनरोल्ड थे। तो हमारा एक 20 to 25 स्टूडेंट्स का पूरा एक ग्रुप था जिनका एम था इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्लियर करना, ठीक है। तो हम सब ने यहाँ पर आकर एनरोल किया था और हम सब यहीं बैठते थे। लास्ट से जो तीसरी रो है वहीं बैठता था मैं, ठीक है। तो बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी यादें जो हैं वो मेरी जुड़ी हुई है मतलब इस क्लासरूम के साथ, ठीक है। तो मई में क्या है कि देखो आपके पास उस समय क्या है कि जनवरी में होता था, जो हम लोगों का प्रीलिम्स होता था वो जनवरी में होता था 2020 में, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो। तो 2020 में जब मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट दिया तो मेरे पास 6 मंथ्स प्रिपरेशन थे। अब 6 मंथ्स में पूरा सिलेबस कवर करना ऑब्वियसली काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट IES मास्टर के अंदर ये था कि मतलब आपका कोई भी टॉपिक ये लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। भले ही आपको एक दिन में 10 घंटे पढ़ाएंगे लेकिन टॉपिक एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हुआ ये मेरे साथ कि स्टार्टिंग में मेरी 6 आवर्स के लिए क्लास लगती थी, ठीक है। 8:30 मॉर्निंग बैच मैंने ज्वाइन किया था, तो 8:30 सुबह मैं यहाँ पे पहुँचता था। उसके बाद 2:30 तक मेरी क्लासेस होती थी। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि 6 आवर्स की स्टडी होती थी मेरी यहाँ पे स्टार्टिंग में, मई से लेकर अगस्त तक, ठीक है। तो उन 3-4 महीनों में मैंने अपना हैबिट किस तरीके से फॉर्म किया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैं यहाँ पे पढ़ता था, ठीक है। अब ये बता देता हूँ यहाँ पे पढ़ना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन मतलब नोट्स में ना आपकी एक एक चीज़ होनी चाहिए जो यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, ठीक है। क्योंकि एक भी चीज़ अगर आप मिस करोगे ना, आपको नहीं पता वो कब पूछ ली जाएगी आपसे। तो मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स दिए, मैंने इसरो का भी एग्ज़ाम दिया, बार्क का भी एग्ज़ाम दिया है, मैंने UP का भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स देखे हैं उनमें मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि क्लास नोट्स का 100% यूटिलाइजेशन हो गया है। अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं आया तो गेट में आ गया होगा, या UP में पूछ लिया होगा कभी, या बार्क में कभी पूछ लिया होगा। तो मतलब किसी ना किसी एग्ज़ाम में किसी ना किसी फॉर्म में आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ज़रूर लिया जाएगा। क्योंकि ये लोग जो जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं हमारे यहाँ पर, भले वो घनश्याम सर हो, कंचन सर हो, आयुष सर हो, तो वो जो भी पढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही वो आपको कोई फैक्ट बताते हैं या कोई चीज़ बताते हैं वो पहले आ चुकी होगी कभी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई यहाँ पे किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। नोट्स आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं, ठीक है, ज़्यादा मतलब मस्ती नहीं करनी, ठीक है। अपने पास वालों को भी पढ़ने देना है, ठीक है, खुद भी पढ़ना है, ठीक है। और क्लास के बाहर जो आप करते हो वो कोई बात नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है, बट क्लास में हमेशा सीरियस रहना है, ठीक है। क्योंकि आजकल आपको पता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में कितना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं ये बता देता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स मैं आपको बता देता हूँ। अपने जो प्रीलिम्स था, ठीक है, उसमें मेरे मार्क्स थे 264, ठीक है। उसके बाद जो मेंस मैंने लिखा था, ठीक है, तो मेंस में मेरे मार्क्स थे 425। ये आपको पता होगा ये 500 में से है और ये 600 में से है, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो इंटरव्यू में
मेरे 108 थे आउट ऑफ 200। तो अगर आप लगाओगे तो शायद टोटल 796 बनता है ये अराउंड, ठीक है। तो ये 796 मार्क्स थे मेरे, लेकिन कट ऑफ 807 थी, ठीक है, 807, ठीक है। तो ESE 2020 में मेरा 11 मार्क्स से मिस हो गया था, ठीक है। तो मैं भी उस समय से गुजरा हुआ हूँ, ठीक है। फेलियर होता है कभी कभी, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन 807 जब कट ऑफ गई थी ना, लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो थी 702, ये जंप था कट ऑफ में 105 नंबर का। तो वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। वो हुआ ये कि एक तो मैंने जब प्रीलिम्स दिया उसके बाद रेलवे ने वैकेंसीज विड्रॉ कर ली, वैकेंसीज रिड्यूस हो गई, मेंस का पेपर इजी आ गया, और कुछ इस तरीके से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई। इस बार की कट ऑफ हमें अभी नहीं पता है, शायद आज शाम को है, कल शाम तक हमारे मार्क्स आ जाएंगे सबके, ठीक है। तो तब डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी जो मेरा एक्सपेक्टेड है, आप ये देखना कि मैंने इम्प्रूव कैसे किया। जब मुझे आज भी याद है कि डेट जो थी वो 12 अप्रैल थी, ठीक है, 12 अप्रैल को रिजल्ट आया था ये, और मैं IOCL में जॉब कर रहा था क्योंकि मेरी गेट में 26th रैंक आ चुकी है 2020 में, ठीक है। तो 12 अप्रैल को ये रिजल्ट आया था, 14 अप्रैल को मैंने IOCL छोड़ दिया था, ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। क्यों, अब वो क्यों छोड़ा मैंने, ठीक है। लोग बोलते हैं आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया, ठीक है। आपने कोविड के टाइम पे जब आपको जॉब्स नहीं मिल रही होती तब आपने जॉब क्यों छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके पीछे एक तो ये रीज़न था कि मैं 11 मार्क्स से मिस किया था कट ऑफ को, ठीक है। तो मुझ में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी हो जाए इससे तो ज़्यादा मार्क्स ले आऊँगा, ठीक है। पहला कॉन्फिडेंस ये। दूसरा कॉन्फिडेंस अपने फैमिली मेम्बर्स का, ठीक है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हमेशा, ठीक है। उन्होंने बोला कि तेरा जो एम है तू उस पर फोकस कर, कोई बात नहीं, जॉब छोड़ दे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, ठीक है। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। रिस्क आपको लेना पड़ेगा इस जर्नी के अंदर। पहले अटेम्प्ट में आपका हो जाता है बहुत अच्छा है यार, मतलब देखो लक बहुत बड़ी चीज़ रोल प्ले करती है। मैं आज भी बोलता हूँ मेरा रैंक 1 आया, लेकिन रैंक 1 आए या रैंक 10 आए, ठीक है, ये सब लक की बात होती है, ठीक है। मेरा काम है मेहनत करना, आपका काम है मेहनत करना, ठीक है। रैंक जितनी भी आएगी कोई बात नहीं, आज नहीं आई तो कल तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो अभी मेरा जो प्रीलिम्स का स्कोर है एक्सपेक्टेड 310 है, मेंस का जो स्कोर है एक्सपेक्टेड 415 कुछ मान सकते हैं, और इंटरव्यू एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते बट चलो मान लो 120 मान लो, ठीक है। तो आप अगर इसको जोड़ोगे तो कम से कम मतलब मैंने कुछ तो इम्प्रूव किया ही है ओवरऑल, ठीक है। इससे ज़्यादा ही होगा तभी रैंक 1 आई है, बट मतलब मैं अभी बता नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये मेरा एनालिसिस है, ये मोस्ट प्रॉब्ली सही होगा, इसमें कुछ इंक्रीज हो सकता है तो वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि जब मैं 8:30 to 2:30 जब मेरी क्लासेस लगती थी मॉर्निंग सेशन में यहाँ पे, तो मैं क्या करता था घर जाने के बाद, ठीक है। क्लास में आपको समझ में आ गया क्या करना है। उसके बाद जब आप लोग घर जाओगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ, 2:30 बजे मैं घर जाता था, ठीक है, खाना वाना खा लेता था। उसके बाद, ठीक है, मैं रिवीजन करता था जो भी क्लास में हम लोगों को 6 आवर्स में पढ़ाया गया है, ठीक है, 2 क्लासेस होती थी, तो उनको मैं रिवाइज करता था सबसे पहले, ठीक है। रिवीजन कैसे करता था, क्योंकि अभी हम लोग क्लासेस करके आए हैं तो आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। 6 घंटे की क्लास है तो आपका रिवीजन में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है। रिवाइज के बिना मैं नहीं सोता था। तो पहले रिवीजन करना है जो 6 आवर्स में आपको पढ़ाया गया, ताकि एक बार फिर से वो आपके माइंड में से एक बार फिल्टर होकर निकल जाए, ठीक है। और कोई भी डाउट आपको अगर आता है तो आप उसको नेक्स्ट डे ही क्लियर कर लो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हम लोग अभी पढ़ते हैं, फिर 1 हफ्ते बाद फिर से पढ़ते हैं उस चीज़ को, फिर जब 1 हफ्ते बाद पढ़ते हैं ना तो डाउट्स और भी ज़्यादा आ जाते हैं, फिर वो डाउट्स कभी क्लियर नहीं होते। फिर वो जब एग्ज़ाम लिखोगे ना तो एग्ज़ाम लिखते टाइम पे आपको वो डाउट्स याद आएंगे कि यार ये मैंने डाउट्स क्लियर नहीं किए, ठीक है। तो डाउट्स जो क्लियर करने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि रिवाइज करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपके पास बुकलेट होती है, ठीक है,
उसको आपको ज़रूर खोलना है, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, उनको आपको एक बार अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं कल ऑनलाइन सेशन ले रहा था, आपके जो ऑनलाइन बैच होता है शाम को, उसके अंदर एक स्टूडेंट ने पूछा कि मुझसे वो हो ही नहीं पाते, मतलब 10 में से 2-3 हो पाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ये तो है ना कि आप उन क्वेश्चंस को देख तो रहे हो, ठीक है, आपको ये तो पता लग रहा है कि आपसे हो नहीं रहे। जो बच्चा उनको अटेम्प्ट नहीं कर रहा उसको तो ये भी नहीं पता कि मुझसे हो नहीं रहे। कुछ तो ठीक करोगे ना आप। फिर आप अपने फैकल्टी मेंबर जो यहाँ पे पढ़ाते हैं उनसे पूछोगे तो ना कि मुझसे क्यों नहीं हो रहे, या वो आपको हेल्प तो करेंगे ना उस इशू पे। अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि मुझसे ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। तो करेक्टिव एक्शन नहीं लोगे आप फिर कोई भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है सॉल्व हो रहे हैं नहीं, अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो रिवाइज करना है उस क्लास को, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, 2 काम हो गए। तीसरा काम जो मैं करता था वो ये करता था कि बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं, किसी भी दिन बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले बहुत आसान होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं। तो जो डिफ़िकल्ट फॉर्मूले होते थे वो मैं नोट डाउन कर लेता था। एक मेरे पास फॉर्मूला बुक थी, उसमें मैं फॉर्मूले नोट डाउन कर लेता था कि आज ये फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर्मूले, कल एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे कि फॉर्मूले याद कैसे करते हैं, है ना। तो फॉर्मूले याद करने के लिए जैसे क्या होता है कि कुछ फॉर्मूले ईजी होते हैं, ठीक है, और कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसे डेसिमल प्लेसेस होती हैं और अजीब सा एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो उनको याद करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और चांसेस हैं कि अगर फॉर्मूले में 1.08 था आप उसको 1.80 लिख दोगे या ऐसा कुछ कर दोगे, सिली मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये चीज़ बताई थी कि आपको हमेशा लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब आप फॉर्मूले याद करते हो ना, आपको फॉर्मूले देखने नहीं है कि आप नोटबुक में उसको आप सिर्फ रीड कर रहे हो, रीड नहीं करना उसको, ठीक है, उसको लिखना है, ठीक है। बार बार जब तक आप उसको लिखोगे नहीं ना, क्योंकि क्या होता है मसल मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम में ये लिखोगे ना, आपके दिमाग में जाएगा कि ये गलत लिख रहा तू, ठीक है, थोड़ा सोचो ये चीज़ गलत है ये, ठीक है। और ये मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप लिख के प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको पता लग जाता है कि फॉर्मूला मैं गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप मेमोराइज़ करोगे वो भी ठीक है, कुछ लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा जो रटने का वो है ना पोटेंशियल वो बहुत कम है, और बहुत सारे बच्चों का होगा। और मतलब इसको जो भी कहें कि मतलब अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी में रटे बिना हो नहीं पाएगा सिलेक्शन, है ना। तो कैसे करें अब, कैसे याद करें इतने फॉर्मूलेस को, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको 3 चीज़ें ज़रूर करनी है रोज़, ठीक है। अगस्त के बाद मेरी 9 घंटे क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। सुबह 8:30 बजे मैं पहुँचता था यहाँ पे और 6-7 बजे तक क्लासेस चलती थी, ठीक है। तो उस समय क्या होता है ना कि उस समय फिर आप थक जाते हो, ठीक है। आपने 3 क्लासेस ली 3-3 घंटे की, तो आप थक जाते हो, ठीक है। तो आप आराम करो, रेस्ट करो। लेकिन मेरी तब तक हैबिट बन चुकी थी कि मुझे रिवाइज करना है, ठीक है, और मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना ही लगाना है। तो आपको ये चीज़ तो ज़रूर करनी है, ठीक है। भले ही मैं रात को 2 बजे सोऊं, 3 बजे सोऊं, अगले दिन 8 बजे मुझे जाना है, लेकिन मैं सोता तभी था जब मैं रिवाइज़ कर लूँ सब कुछ जो आज पढ़ाया गया मुझे, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लूँ, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब जैसे मेरी क्लासेस मैं आपको बता देता हूँ, मंडे टू सैटरडे चलती थी, ठीक है। संडे हॉलीडे होती थी, संडे को कोई क्लास नहीं है। तो 1 से 6 दिन तक मैं यही चीज़ करता था जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको ये काम करना है, ठीक है। संडे को मैं क्या करता था कि जितना भी 6 दिन में पढ़ाया गया है उसके बाद संडे को मैं पूरा रिवाइज करने की कोशिश करता था 6 दिन में क्या चीज़ हमको पढ़ाई गई है, ठीक है। अब 6 दिन में जब एक दिन में आप रिवाइज करोगे, अच्छा रिवाइज कैसे करता था मैं, शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करता था, क्योंकि शॉर्ट नोट्स को बनाना अपने आप में एक रिवीजन होती है, ठीक है। जब आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि मेरा एक बार फिर से रिवाइज हो गया पूरा टॉपिक, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत तरीके के देखे हैं, ठीक है। जैसे शॉर्ट नोट्स कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो भी उनका पढ़ाया गया है, ठीक है,
उसको छोटा छोटा लिख लेते हैं। जैसे हम जब चीटिंग करते थे एग्जाम्स में तो उस समय पे जो छोटा छोटा बनाते हैं वैसे लिख लेते थे। लेकिन देखो पर्पस क्या है शॉर्ट नोट्स का, पहले वो समझो, ठीक है। पर्पस होता है शॉर्ट नोट्स का फास्टर रिवीजन, ठीक है। आपको रिवीजन करना है। अब आप रिवीजन करके 500 पन्ने नहीं पढ़ने हैं आपको पढ़ने हैं सिर्फ 50 पेजेस, ठीक है। उसमें आपको पूरा टॉपिक रिवाइज करना है, तो उसमें आपको शॉर्ट नोट्स हेल्प करेंगे, ठीक है, वहाँ पे हेल्प करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स का ये पर्पस है। अब ये पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आप आज मंडे है, आपने क्लासेस अटेंड की, आप घर गए, आपने एक बार रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद आपको ये लगा कि ये टॉपिक मेरा वीक है, या ये क्वेश्चन मुझसे, अच्छा क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर खुद से अटेम्प्ट करने हैं क्लासेस के अंदर, ठीक है। उससे पता लग जाता है कि कौन सा टॉपिक वीक है या कौन सा क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को भी आप इंक्लूड कर सकते हो शॉर्ट नोट्स के अंदर। कैसे पता लगेगा कि इसको इंक्लूड करना है नहीं करना, वो रिवीजन से पता लगेगा। जब आप घर आके रिवाइज करोगे, ठीक है, आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ठीक है, तो मुझे इस क्वेश्चन को इंक्लूड करना चाहिए अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो आप सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, आंसर नहीं लिखना उसका शॉर्ट नोट्स में, सिर्फ क्वेश्चन, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपके दिमाग में वो मेथड रहे एक, ठीक है, कि अच्छा इस तरीके से मैंने सॉल्व किया था इसको। तो क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर सकते हो। फॉर्मूले हैं, कुछ अजीब से फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उनको आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सारे नहीं इंक्लूड करने पर फॉर्मूले, ठीक है। कोई बोलेगा Q = CIA, इसको नहीं इंक्लूड करना शॉर्ट नोट्स के अंदर, ठीक है। ये सबको याद रहता है, जो आप भूलते हो, ठीक है, उन फॉर्मूलोज को आपको नोट डाउन करना है शॉर्ट नोट्स के अंदर। इसके अलावा कोई ऐसी टर्म है, ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि आइसोप्लेथ्स होते हैं, ठीक है, आइसोक्रोन्स होते हैं, तो मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आइसोहाइट्स होती हैं, तो आपको याद नहीं रहता कि ये किस चीज़ की थी, ये किस चीज़ की थी, तो उन चीज़ों को आप नोट कर सकते हो, ठीक है। IES 875 पार्ट 1 किस लिए, पार्ट 2 किस लिए, पार्ट 3 किस लिए, वो सब नोट करो, ठीक है। ये सब नोट करने की ज़रूरत नहीं है कि विस्कोसिटी की डेफिनेशन ये होती है, ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट नोट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई शॉर्ट नोट्स की बात कि शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है हमको, ठीक है। एक जिस्ट लिखना है अपनी वीकनेसेस का, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम से पहले जब जाओ ना तो वो वीकनेसेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, ठीक है, और फिर पेपर में गलती ना हो उसकी वजह से। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैंने इस तरीके से बनाए थे, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं बनाए थे, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं बनाए थे, सेकेंड अटैम्प्ट मतलब पूरे नहीं बनाए थे, सेकेंड अटैम्प्ट में बनाए थे, तो आप देख सकते हो डिफरेंस। तो मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, खासकर आजकल के टाइम पे। अच्छा, शॉर्ट नोट्स के बाद बात आती है रिवीजन की। तो अब शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद मान लो एक बार आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो गए, ठीक है, तो मान लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक टॉपिक है, उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो गए, तो शॉर्ट नोट्स को यूज़ करके ही फिर आपको आगे के जितने भी रिवीजन है, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम तक, वो आपको शॉर्ट नोट से ही करने हैं, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट नोट्स यूज़ करना है रिवीजन के लिए। उससे क्या होगा, जिस चीज़ में आपको एक दिन लगता था ना, उसमें आपको 1 घंटा लगेगा, ठीक है, आपका टाइम बचेगा। आप एक एग्ज़ाम की तैयारी 1 दिन में कर सकते हो। नहीं तो क्या है, आप नोट्स खोलोगे ना, अगर मान लो एग्ज़ाम में 3 टॉपिक आ रहे हैं, सॉम आ रहा है, स्ट्रक्चर आ रहा है और इन्वायरमेंट आ रहा है, मान लो आप उन तीनों को रिवाइज करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे, ठीक है, 3-4 दिन लग जाएंगे आपको अगर आपने क्लास नोट्स उठा लिए तो। लेकिन 1 दिन में कर सकते हो अगर शॉर्ट नोट्स होंगे तो आपके पास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में। आप लोगों को भी प्रीलिम्स देना है ना अगले साल, तो टेस्ट सीरीज़ अभी आपकी होंगी, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे कल पूछा था कि टेस्ट सीरीज़ कब देनी चाहिए, तो तब देनी चाहिए जब कोचिंग वाले आपको देंगे, तब देनी है, ठीक है। तो जो IES मास्टर है, जैसे इसमें क्या होता है, मेरी कोचिंग का मेरे टाइम पे बता देता हूँ, सितंबर से स्टार्ट होते थे टेस्ट, ठीक है। तो सितंबर से स्टार्ट होंगे, 10 से 15 टेस्ट कुछ होते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास कुछ तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ 3-3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, ठीक है। और आपको शेड्यूल पहले से दे दिया जाएगा कि इस दिन ये टेस्ट है, इस दिन ये टेस्ट है, इस दिन ये टेस्ट है। तो जिस दिन जो टेस्ट है उसी दिन देना है, ठीक है। खुद का शेड्यूल मत बना लेना
कि पहले कलेक्ट कर लिए पेपर यहाँ से, फिर बाद में घर पे बैठ के देंगे, उससे हो नहीं पाता मतलब अच्छे से ना। एग्ज़ाम की जो एक्चुअल इन्वायरमेंट है ना वो यहीं पे बनेगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। दूसरी चीज़ ये है कि टेस्ट सीरीज़ में खुद को इवैल्यूएट कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ नहीं पता होती बहुत लोगों को। टेस्ट सीरीज़ तो दिया है, ठीक है, बट इवैल्यूएट कैसे करते हैं? रैंक से, कि रैंक कितनी आ रही है इंस्टीट्यूट के अंदर, है ना। जिसकी रैंक 1 आ रही है उसका तो हो ही जाएगा, जिसकी रैंक 100 आ रही है उसका कैसे होगा। तो ये एक चलता है दिमाग में, है ना। तो देखो ऐसा होता है कि रैंक कभी नहीं देखनी चाहिए। अपने टेस्ट सीरीज में क्या रैंक आ रही है ना, रैंक कभी भी पैरामीटर नहीं रखना चाहिए आप लोगों को। मान लो एक बच्चा है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा है जो सिर्फ सॉम, स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट पढ़ता है और कुछ पढ़ता ही नहीं वो, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ता, उसको यही 3 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। उसने टेस्ट दिया, उसकी रैंक 1 आ गई, ठीक है। आप घबरा गए, मेरी तो 10 है, मेरी तो 20 है, मेरी तो 100 है, मेरी 200 है, अब मेरा कैसे होगा, ठीक है। उसकी अगले बार में देखी तो लास्ट रैंक थी उसकी अगले टेस्ट में, तो आप फालतू में घबराए ना। तो ऐसा नहीं होता कि हर बच्चे का हर सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, ठीक है। मुझे भी कुछ सब्जेक्ट्स बेकार लगते थे बहुत पढ़ने में, ठीक है। तो ये सबके साथ होता है, ठीक है। हम लोग इंसान ही होते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें पढ़ने में अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती अच्छी, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन स्ट्रगल करते रहना है, ठीक है, पढ़ते रहना है बस। अब देखो रैंक से नहीं जज करना, तो कैसे जज करना है? सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, ठीक है। जब टेस्ट दे के आते हो ना तो ये देखना है कि अटेम्प्ट कितना है मेरा, ठीक है। तो मान लो आपके 150 क्वेश्चन आए टेस्ट के अंदर, ठीक है, तो आपको लिखना है मैंने अटेम्प्ट कितना किया। मैंने मान लो 90 का अटेम्प्ट किया, ठीक है। 90 का आपने अटेम्प्ट किया, आपके ठीक कितने हुए? मान लो 60 ठीक हुए, ठीक है। ये आपका परफॉर्मेंस था फर्स्ट टेस्ट के अंदर। अब आपको क्या करना है? परसेंटेज निकालना है कि अच्छा ये 60% है, ठीक है। ये एक होगा आपका अटेम्प्ट परसेंटेज, ठीक है, और एक होगा आपका एक्यूरेसी परसेंटेज। एक्यूरेसी परसेंटेज कितना होगा? ठीक है, ये ठीक है, ये आपकी एक्यूरेसी है। 90 में से आप 60 ठीक कर पाए, ये आपकी एक्यूरेसी है। ये आपका अटेम्प्ट है, 90 में से 150 में से 90 आप अटेम्प्ट कर पाए। अब आपको क्या करना है? सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, इवैल्यूएशन करते जाना है, सेल्फ इवैल्यूएशन। इन दोनों को इंक्रीज करना है, इन दोनों को इंक्रीज करना है, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है इन दोनों को, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें इंक्रीज होने लग जाएंगी ना, रैंक अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। रैंक के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। मैं अपना बता देता हूँ, मेरा फर्स्ट टेस्ट में रैंक 5 आया था, ठीक है, जो मैंने सबसे पहला टेस्ट दिया था IES मास्टर में, क्योंकि उसमें मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे। उसमें सॉम था, स्ट्रक्चर था, सॉइल था शायद, तो मेरे स्ट्रॉन्ग टेस्ट थे वो, मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, तो मेरा रैंक अच्छा आ गया। अगले टेस्ट में लुढ़क गया मैं, 50 आ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट टेस्ट जो होता है, फुल लेंथ टेस्ट जो होता है, ठीक है, जो एग्ज़ाम से आपका 1 महीने पहले होता है, उसमें मेरा 150 रैंक आया था, ठीक है। तो रैंक, देखो रैंक ये नहीं बताता आपको कि आपका उस दिन क्या रैंक आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि रैंक इज़ जस्ट अ स्टैट, ठीक है, उसको स्टैटिस्टिक्स की तरह ही लेके चलना चाहिए और हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा स्कोर आया है, ठीक है, इसमें मैंने अटेम्प्ट कितना किया था? अटेम्प्ट मैंने किया था अराउंड 127 का मेरा अटेम्प्ट था आउट ऑफ 150, ठीक है। और मेरे ठीक कितने हुए थे? 116 शायद क्वेश्चंस मेरे ठीक हुए थे इसमें से, ठीक है। तो ये मैंने कैसे अचीव किया कि इतनी अच्छी एक्यूरेसी कैसे आ गई मेरी? ऐसा नहीं था पहले टेस्ट से ही मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी थी, लेकिन मैंने ग्रेजुअली इंप्रूव किया है। तो आप लोगों को भी ग्रेजुअली इंप्रूव करना है, ठीक है, तभी आप इस लेवल पे पहुंचोगे कि आपकी एक्यूरेसी 90% प्लस हो जाएगी। 90 to 95% एक्यूरेसी अगर आपकी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेरी स्पीड कम है, जिनकी स्पीड कम ज़्यादा होती है वो यहाँ पे 140 प्लस करके आते हैं, क्योंकि आजकल पेपर थोड़ा ऐसा आ रहा है कि आप अटेम्प्ट ज़्यादा कर लेते हो, ठीक है। लेकिन बहकना नहीं है, एक परफेक्ट आपको ट्रेड ऑफ, बेसिकली ट्रेड ऑफ है ये, ठीक है। अगर आप अपने अटेम्प्ट बढ़ाओगे, अगर आप अपने अटेम्प्ट बढ़ाओगे तो आपकी एक्यूरेसी नीचे जाएगी। अगर आप एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करोगे, आपकी स्पीड कम होगी, आपका अटेम्प्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन ढूंढना है आपको। कॉम्बिनेशन आएगा एक्सपीरियंस से। जब आप 10-15 टेस्ट दे दोगे ना, तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा
कि अच्छा मैं इतना ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इतना ही अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं बनाऊँगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब फालतू में टिक मार रहा हूँ, बस वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद टेस्ट सीरीज़ के बाद एंड में हम लोगों को ये देखना है जीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि जीएस का प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक है। तो देखो जीएस में अगर आप देखोगे तो 310 में से 100 या 105 मेरे जीएस में थे, ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 थे शायद, हाँ 80 थे। तो जबकि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर इजी आया था, तो उसके मैं 2 रीज़न्स बता सकता हूँ। पहला रीज़न कि मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, मेरे पास प्रीलिम्स के लिए 6 महीने का टाइम था, ठीक है, आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है। तो जब मेरे पास प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 6 महीने का टाइम था, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ के ही नहीं गया, ठीक है। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत गंदे होते हैं, जैसे कि आईसीटी हो गया, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर एक वो मटेरियल साइंस टॉपिक होता है, ठीक है, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते थे, तो मैंने मतलब वो टॉपिक्स पढ़े ही नहीं, ठीक है, बिना पढ़े चला गया पेपर देने। और मैथमेटिक्स को मैंने रिवाइज़ नहीं किया, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैथमेटिक्स को रिवाइज़ ना करने की वजह से मैं कुछ 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाया, जबकि मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग टॉपिक था। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। हो सकता है आपकी मटेरियल साइंस स्ट्रेंथ ना हो, बट इन्वायरमेंटल साइंस तो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको एटलीस्ट रिवाइज ज़रूर करना, पढ़ना सब कुछ है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि छोड़ दो, क्योंकि आप लोग जिस टाइम पे हो ना, आपके पास एक साल पड़ा है, ठीक है, अभी 1 साल नहीं, मतलब उससे थोड़ा सा कम, बट टाइम बहुत है आप लोगों के पास, आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे हो, ठीक है, तो आपके पास बहुत टाइम है, सही में बहुत टाइम है। तो मतलब ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जीएस के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो सारे पढ़ने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना, लेकिन फोकस किन पे करना है, जो स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक चीज़ होती है जीएस में स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक का मतलब होता है कि आपके नोट से उठ के आ गया। एक होता है डायनेमिक पोर्शन, जैसे आईसीटी है, ठीक है, आईसीटी में डायनेमिक चीज़ें बड़ी पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि आईसीटी एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, उसमें रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है, तो पूछ लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है, हमें यह ध्यान रखना है कि क्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत स्कोरिंग है, ठीक है, इन्वायरमेंटल बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, जो कि हमें पेपर 2 में भी काम आएगा। तो इन तरीके के जो टॉपिक्स हैं ना, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और कोई टॉपिक अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है उसको, ताकि अगर कोई सिंपल प्रॉब्लम आए उसके ऊपर, जो कि सब अटेम्प्ट कर लेंगे, वो आप ज़रूर अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास एज कहाँ से आएगा, एज कहाँ से आएगा, उन टॉपिक से आएगा जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे, ठीक है, और आप कर पा रहे हो, ठीक है, वहाँ से एज आएगा आपके पास। तो वो उस चीज़ को ध्यान रखना। तो जीएस की प्रिपरेशन हो गई। करंट अफेयर्स पे पूछते हैं लोग, पूछ लेना अभी डाउट में, मैं फटाफट आपको एक बार बता देता हूँ। देखो अब आती है बात लास्ट मंथ की, ठीक है, प्रीलिम से लास्ट मंथ, मतलब 1 महीना पहले क्या करना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स उठाने हैं, नोट्स बिल्कुल भी नहीं उठाने, जो आपके डिटेल नोट्स हैं उनको नहीं उठाना, सिर्फ शॉर्ट नोट्स को उठाने हैं। सारे टेस्ट पेपर्स को उठा के रखना है, शॉर्ट नोट्स को उठा के रखना है, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लिया, जो टेस्ट आप मॉक टेस्ट दे के आए हुए हो, ठीक है, उसमें जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको लगे हैं, ठीक है, उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आपने हाईलाइट किया होगा घर जाके, जब ये काम आपने किया होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये काम भी किया होगा कि ये क्वेश्चन अच्छा है, ये टॉपिक टफ, ये क्वेश्चन टफ है, या ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। जो आपसे हो गए ना, ये जो आपके ये क्वेश्चन हैं, इनकी तरफ फिर से देखना भी मत, ठीक है, इनको कभी नहीं देखना। जो 30 रॉन्ग हुए उनको देखना, और जो 60 अनअटेम्प्टेड रह गए उनको देखना है, ठीक है, उसको मार्क कर लेना है। जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे उनको मार्क कर लेना है। फिर एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपको ये देखना है, उनको रिवाइज़ करना है, उन क्वेश्चंस को फिर से देखना है, किसी को मन करे तो फिर से सॉल्व करके देखना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करनी है, शॉर्ट नोट्स वाली चीज़ करनी है एग्ज़ाम से 1 महीना पहले। मॉक टेस्ट वाली जो चीज़ है वो आप लोगों को करनी है। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ऐसे मिलेंगे जो आप भूल चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि शॉर्ट नोट से ही रिवीजन करते रहना है,
ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स तो शॉर्ट नोट्स ही हैं, डिटेल नोट्स तो है नहीं, तो कुछ चीज़ें आप भूल चुके होंगे। आपको लगा होगा उस जिस हफ्ते आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उस हफ्ते आपको लगा होगा कि ये चीज़ मैं कभी भूलूंगा नहीं, लेकिन आप भूल गए एंड में, तो उसको फिर से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, डिटेल नोट्स उठा के फिर से रिवाइज कर लेना है, जो भी आपको लूप होल्स लग रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में उसको फिल करना है लास्ट के 1 महीने में। ठीक है। हेलो सर, सबसे पहले आपको बधाई। और सर मेरा नाम गौरव है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि जिस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी बताई थी टेस्ट सीरीज़ देने के बाद 1 महीने पहले किस तरीके से करना है, लेकिन आपने 6 महीना, अब हम जो है हम पढ़ रहे हैं, कोरोना का टाइम आया था तो कुछ सब्जेक्ट पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, कुछ ऑनलाइन पढ़ा, कुछ ऑफलाइन पढ़ा, वो ज़ीरो ही हो गया। तो अब जो पढ़ रखा है उसको किस तरीके से साथ में लेके चलें, और कुछ बड़े बड़े सब्जेक्ट जो होते हैं थ्योरेटिकल, एनवायरमेंटल हो गया, तो उनको किस तरीके से आप रेगुलर बेसिस पे लेके चलते थे। ठीक है, तो देखो इन्वायरमेंटल की इन्होंने बात की, गौरव ना, तो गौरव ने बोला इन्वायरमेंटल जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं एक और बताता हूँ, बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इनको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब देखो हर स्टूडेंट की ना एक स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। ठीक है, मेरी वीकनेस थी कि मैं रट नहीं पाता था मतलब चीज़ों को, तो बिल्डिंग मटेरियल्स तो पूरा उसी पे बेस्ड है ना, कि अगर आपको वो चीज़ याद रह गई तो आप टिक मार दोगे 2 सेकंड में, नहीं तो आप नहीं मार पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता था कि जैसे एक सब्जेक्ट उठाता था, सबसे पहला होता है उसके अंदर सीमेंट या कंक्रीट हो गया। ठीक है, उसको उठा के उसको रिवाइज करता था। डेली मैंने 1 घंटा अलग से रख रखा था। ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या करता था, बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ता था, सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना, मान लो मैंने 1 घंटा 30 डेज तक पढ़ा। ठीक है, तो 30 आवर्स हो गए। ठीक है, ये 30 आवर्स हो गए। अब 30 आवर्स तक मैंने पढ़ा 1 महीना। ठीक है, मैं ज़्यादा रिटेन कर पाऊंगा एज़ कम्पेयर टू वो बंदा जिसने 3 दिन तक 10 घंटे पढ़ा है रोज़ बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप डेली उस सब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में हो। तो जब आप डेली उस सब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होते हो ना, ये चीज़ मेंस में भी आपको बहुत हेल्प करेगी। डेली पढ़ना है। जो वीक टॉपिक है ना, वीक टॉपिक जो है ये नहीं होता उसको छोड़ देना है। ठीक है, उसको डेली पढ़ना है, उसको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो जब उसको डेली पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, वो ईजी लगने लगेगा। जब ईजी लगने लगेगा तो आपका जो हेट है ना उस सब्जेक्ट के लिए कि यार ये बेकार सब्जेक्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से उसको पढ़ पाओगे। तो इसलिए डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ लो उसको। ठीक है, ताकि वो आपका सब्जेक्ट के अगेंस्ट आपको कुछ रहे ना। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, वो ठीक हो जाएगा। मतलब इन्वायरमेंटल में भी यही है कि रटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अभी तो कुछ भी नहीं है, प्रीलिम्स में तो कुछ भी नहीं है, मेंस में आना और फिर देखना कि इन्वायरमेंटल कैसा सब्जेक्ट है। ठीक है, वहाँ पे आपको नंबर्स याद करके जाना पड़ता है, डिज़ाइन डेटा याद करके जाना पड़ता है। एग्ज़ाम में कोई भी देता नहीं है आपको डिज़ाइन डेटा। तो वहाँ पे क्या करता था मैं, वहाँ पे डेली मैं इन्वायरमेंटल का डिज़ाइन के क्वेश्चंस करता था, डेली आरसीसी का एक डिज़ाइन का क्वेश्चन करता था, डेली स्ट्रक्चर का एक डिज़ाइन का क्वेश्चन करता था। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डेली करना है। जो सब्जेक्ट वीक है उसके लिए डेली 1 घंटा रिजर्व कर लो। ठीक है, और उसको रोज़ पढ़ो। ठीक है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए उसको रोज़ पढ़ो। देखना वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा, वो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। एक चीज और, जैसे कि आपका जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर जो भी क्लास के आने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी क्या क्या एक्टिविटीज रहती थी कि मैं जो क्वेश्चन कुछ लगेते भी नहीं है, कुछ उड़ जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आते, तो उनको किस तरीके से आप क्या करते हैं? वही मैं कह रहा हूँ, देखो तुम जैसे आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों को ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन हुए नहीं हमसे। ठीक है, ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ये पता होना कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ी पावर है आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग इस रूम में बैठे हैं जिनसे वो क्वेश्चन नहीं होने वाला, उनको पता भी नहीं है। आपको पता है तो आप कुछ करोगे तो ना उसके लिए। अब आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, तो आप अपनी टीचर के पास जाओगे, फैकल्टी के पास जाओगे। ठीक है, उससे पूछोगे कि सर मुझसे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुआ। वो आपसे कोशिश करेंगे इसको अटैम्प्ट करवाने की। वो आपसे पूछेंगे कि देखो क्या
कैसे होगा ये, ठीक है। आपसे नहीं होगा तो वो बताएंगे आपको, ठीक है। फिर आप सोचो कि आपसे क्यों नहीं हुआ वो, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका हार्ड वर्क है। अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है, तो समझो कि आपको एक्शन भी लेना है उसके ऊपर। ये नहीं कि बैठ जाना है, ये तो नहीं हो रहा तो एग्ज़ाम में भी नहीं होगा। एग्ज़ाम में उसको अटेम्प्ट करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, अपने फ्रेंड से पूछो। So first of all, congratulations to you. So my question is that in exam we face two types of problem. So my name is Pratik Yadav. So in exam we face two types of problem. The first was in numerical portion we take more time for calculation, and in the second was that in theory portion I read 2 to 3 times question, then I understand what question asked. So what kind I solve this type of problem. क्वेश्चन समझने में टाइम लग रहा है, बेसिकली ये प्रॉब्लम है। तो देखो क्वेश्चन एक तो क्या होता है ना कि ये चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। कभी कभी क्या होता है ना, स्टार्टिंग में आप जब पहला टेस्ट दोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे हर क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, तब जाके मुझे वो समझ में आ रहा है। ये चीज़ कैसे इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं बताता हूँ। जैसे जब मैंने पहला टेस्ट दिया था, ठीक है, तो मैं बार बार 1-2 बार मुझे भी पढ़ना, 2-3 बार मुझे भी पढ़ना पड़ता था हर क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, मतलब आप एग्जामिनर ने जिस इंटेंशन से उस क्वेश्चन को डाला है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, आप उसको समझने लग जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 15-20 टेस्ट आप दे दोगे, ठीक है, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट जब आप दे दोगे, आपको पता लगने लग जाएगा कि इसने पूछा है, ठीक है। अब मैं क्या करता था, मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राम का घर वहाँ पे है, वो वहाँ से ट्रैवल करता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि राम का घर कहाँ पे है ना। हमको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो यहाँ से नॉर्थ गया, कितना नॉर्थ गया, वो यहाँ से ईस्ट गया, कितना ईस्ट गया। वो पूरी कहानी लिखेंगे, वो कहानी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होंगी। आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन पढ़ते समय आपको एक तो जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, है ना, कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, उन्हीं से तो कैलकुलेशन करोगे न्यूमेरिकल के अंदर, तो उन नंबर्स को हाईलाइट कर लेना है फर्स्ट रीडिंग में, उन नंबर्स को हाईलाइट कर लेना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये फॉर्मूला है, ठीक है, मान लो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ठीक है, तो उन्होंने ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा और ये दे रखा होगा, या इन चारों में से कुछ 3 दे रखे होंगे, एक निकालना होगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको 10-15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे अगर आप सिर्फ जो सिग्निफिकेंट टर्म्स हैं, अगर आप सिर्फ उनके ऊपर ध्यान दोगे तो। और ये चीज़ कैसे पता चलेगी, ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी, ठीक है। अभी आप इतने टेस्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। अभी क्या है, मैं ये बोलूँगा कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो ना, तो टाइमिंग के साथ करो, ठीक है। कोशिश करो कि 1-2 मिनट में ही उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। उससे क्या है कि आपकी स्पीड बनेगी, आप नए नए तरीके ढूंढने लगोगे कि कैसे मैं अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि भाई कैसे मैं अपना कैलकुलेशन फास्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ है, आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है कि मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लो, डिवीजन ऐसे कर लो, स्क्वायर रूट कैसे याद रखो, वो सब आपको यहाँ के टीचर्स भी बताएंगे कि लॉग यहाँ से यहाँ तक का याद कर लो, ठीक है, स्क्वायर्स याद कर लो, क्यूब्स याद कर लो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब चीज़ें वो बताएंगे, ठीक है। तो उसको फॉलो करते रहो, बस धीरे धीरे हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, मेरा नाम सिद्धार्थ गंगवार है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर रिवीजन बहुत बोरिंग बन जाता है टाइम के साथ, और सर आप रिवीजन को कोई शेड्यूल करते थे क्या? जैसे इतने सारे सब्जेक्ट हैं और उसका कोई शेड्यूल यूज़ करते थे कि इस टाइम पे ये सब्जेक्ट करना है? ठीक है, तो देखो क्या होता है, जैसे रिवीजन का शेड्यूल मैं कैसे बनाता था, जैसे मान लो मेरे सितंबर से क्लास टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, मॉक टेस्ट 3-3 घंटे वाले मॉक टेस्ट मेरे स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं क्या करता था उसी हिसाब से अपना रिवीजन शेड्यूल बनाता था, ठीक है। कि जैसे टेस्ट 1 में सॉम, स्ट्रक्चर और सॉइल आने वाला है, तो मैं उन तीनों को रिवाइज कर लेता था, ठीक है। रिवाइज कब करता था? सैटरडे या मान लो मंडे को टेस्ट है तो सैटरडे या संडे को मैं रिवाइज कर लेता था उसको, ठीक है। फिर मैं क्या करता था, अगले वीक जो टेस्ट है उसमें जो टॉपिक्स आने वाले हैं, ठीक है, उनको मैं रिवाइज उससे 2-3 दिन पहले कर लेता था। तो मैंने अपना जो रिवीजन शेड्यूल बनाया था वो टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया था, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा करोगे मुझे लगता है बेनिफिशियल होगा, ठीक है, क्योंकि एक तो आपके हर टेस्ट में आप पूरी प्रिपरेशन के साथ जाओगे, ठीक है, और दूसरा ये होगा उससे कि आपका
पूरा एक रिवीजन शेड्यूल भी प्रिपेयर हो जाएगा। नहीं तो आप बैठ के सोचते रहोगे कि अच्छा इस दिन पढ़ूं, अब इसमें कितना टाइम लगेगा वो भी नहीं आपको पता। कि मान लो आप बैठे इन्वायरमेंटल साइंस को, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को वो करने प्रिपेयर, तो आपको यही नहीं पता कि उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, जब आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो ना तो आप बहुत जल्दी जल्दी प्रिपेयर करते हो, तो अपने आप आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखो रिवीजन कितनी बार करना है, एग्ज़ाम में जब बैठने जाओ एटलीस्ट 4 से 5 बार पूरा कोर्स रिवाइज होना चाहिए आपका। ठीक है, तभी वहाँ पे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब वो 4-5 बार कैसे हुआ, एक बार क्लास से जब आप लोग घर गए तब आपने रिवीजन किया। ठीक है, उसके बाद जब आपने शॉर्ट नोट्स बनाए वो आपका सेकंड रिवीजन था। उसके बाद बीच में कोई आपको टॉपिक लगा कि भाई मेरा ये वीक हो रहा है तो आपने उसको फिर से रिवाइज कर लिया। ठीक है, क्लास आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं उससे पहले आपने एक रिवीजन किया, और लास्ट का 1 मंथ जो होता है एग्ज़ाम से पहले वहाँ पे आपने फिर से रिवाइज किया। तो एटलीस्ट 4-5 बार तो रिवीजन हो ही जाएगा आपका, उसका टेंशन मत लेना कि रिवीजन शेड्यूल बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ। ठीक है, उसका टेंशन मत लेना। कांग्रेचुलेसन सर। मेरा डाउट ये है कि जीएस का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, स्पेशली आईसीटी और एथिक्स और करंट अफेयर्स में। और एक और क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज में डिफरेंट अप्रोच होते हैं, पहले थ्योरेटिकल कर लिए या फिर पहले न्यूमेरिकल कर लिए। मान ली मेरे पास 15 टेस्ट हैं, तो हम सारे टेस्ट को डिफरेंट अप्रोच से दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? ठीक है, देखो टेस्ट सीरीज़ का मैं अप्रोच बताता हूँ कि टेस्ट को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मान लो आपके पास टेक्निकल टेस्ट है, उसमें 150 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अब आपको उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरे 264 मार्क्स आए थे, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया था कि मैं पहले क्वेश्चन से चालू करूँगा। ठीक है, फिर दूसरा करूँगा, फिर तीसरा करूँगा। ये मेरा स्ट्रैटेजी था, और ये सबसे बेकार स्ट्रैटेजी है। ठीक है, प्रीलिम्स को सॉल्व करने के लिए वो आपके ऊपर है, बट मैं बताता हूँ कि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में क्या किया। ठीक है, तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, पहले मेरे सामने पेपर आया। ठीक है, पेपर आते ही ठीक है मुझे समझ में आ गया कि ऑलमोस्ट 60-40 है, 60% न्यूमेरिकल है, 40% थ्योरी है। तो मैंने पहले पूरे पेपर का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फटाफट मैंने किया। थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने में मुझे मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगे पूरे पेपर का। ठीक है, वो हो जाएगा इतने टाइम में। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में भी क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको देखते ही पता लग जाता है कि ये तो हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इटरेशन में, इसको मैं इटरेशन बोलता हूँ, आपको कम से कम 4 से 5 इटरेशन में अपने पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब 4 से 5 बार आपको गो थ्रू होना है अपने पेपर के थ्रू। जो पहला इटरेशन है आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, आपका अगर थ्योरी आपको लगता है तो आप थ्योरी करो। तो सबसे पहले इटरेशन में आपको क्या करना है, थ्योरी। पहले इटरेशन में थ्योरी करना है। सेकंड इटरेशन में ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के आए हो पेपर में, आपको दिख जाएगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो गया, वो करने हैं। और जो देखते ही हो रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। ठीक है, फिर थर्ड इटरेशन में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जिनके बारे में आप अनश्योर हो। ठीक है, कि पता नहीं हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, या फिर आपने यहाँ पे उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी लेकिन वो लेंदी हो रहा था तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ गए। ठीक है, उन क्वेश्चंस को थर्ड इटरेशन में करना है। कम से कम 3 इटरेशंस तो लगने ही चाहिए। फोर्थ इटरेशन में वो क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपको लगता है आपसे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब मेरे 264 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में तो मैं इसको इस टाइम पे कर रहा था। जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं होने वाले, भले ही मैं उस पर एक क्वेश्चन पे 3 घंटा लगा दूं फिर भी नहीं होगा मुझसे वो क्वेश्चन, उस पर भी मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। कब, सबसे पहले बैठ के, तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आपके पास शायद 1.2 मिनट्स होते हैं, 1.2 मिनट्स होते हैं शायद एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अगर आप टाइम वेस्ट करोगे पेपर के अंदर तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं पेपर के अंदर जो कि आपसे हो जाते, अगर आप उस पर टाइम स्पेंड कर पाते, आप उन क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाए, तो वो तो बहुत ही गलत चीज़ है। और वो मेरे साथ हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसलिए मैं आपको अपनी गलती बता रहा हूँ कि वो गलती नहीं करनी। जब टेस्ट सीरीज़ देने बैठोगे, हैबिट ही इस तरीके से बनानी है अपनी कि भाई मैं सबसे पहले ये वाला करूँगा, उसकी एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। ठीक है,
उस स्ट्रैटेजी को 10-15 बार टेस्ट करके देखो अच्छे से थ्रू आउट द मॉक टेस्ट, और उसी स्ट्रैटेजी के साथ अपने मेन जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जाओ, ठीक है। हाँ देखो शॉर्ट नोट्स मैंने नहीं बनाए थे, शॉर्ट नोट्स क्यों बनाओगे एथिक्स वगैरह के, उसमें तो फिर सब कुछ ही लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ याद नहीं रहता उसमें, 1 महीने बाद कुछ नहीं याद रहता, ठीक है। आप मुझसे प्रीलिम्स के 1 महीने बाद पूछोगे कि एथिक्स में ये क्या होता है वो क्या होता है, मुझे कुछ नहीं याद होगा, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली रिविजन, और रिविजन से भी ज़्यादा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। देखो अगर टाइम मिला मैं फर्स्ट पेपर का भी आपको बता दूंगा कि फर्स्ट पेपर को में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करना है, ठीक है। बेसिकली जो आपके मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, उसमें इस टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल का भी एक पेपर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज होगा वो पेपर। उसमें क्या है आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, फर्स्ट पेपर में रिस्क लेने पड़ते हैं, रिस्क के बिना हो ही नहीं पाएगा। अगर आपके मान लो 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो 100 में से कम 80+ तो अटेम्प्ट करोगे तब तो कोई चांस है। कुछ लोग इसको 90+ भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं 80+ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ये मार्क्स मैं लाया हूँ ये मैं 75 अटेम्प्ट के साथ लाया हूँ, ठीक है। एक्यूरेसी अच्छी थी तो इस वजह से मतलब अच्छे मार्क्स आ गए, बट 80+ तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो ये कैसे होगा भाई, आपको तो 30 to 40 क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है, 100 में से 30 to 40 क्वेश्चन आते होंगे, बाकी के कैसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। अगर वहाँ जाके आप ये सोचो मुझे तो 100% एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ठीक है, और आप 30-40 क्वेश्चन फिर कर पाओगे, तो वो तो चीज़ है नहीं ना। आपको रिस्क लेना है, आपको एलिमिनेशन सीखना है, ठीक है। वो एलिमिनेशन कैसे सीखोगे, प्रैक्टिस से सीखोगे, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे, जब इन्वायरमेंट एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट में यहाँ आके एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तब आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा ये मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ए ऑप्शन एलिमिनेटेड। तो वो आपको सोचना है। कभी कभी क्या होता है आप 4 में से 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो, कभी कभी 2 कर पाते हो, 3 कर पाते हो तो आप मार्क कर देते हो, ठीक है। तो जो ये 2 और 3 वाला खेल है ना, यही आपको सीखना है कि भाई जब मैं ये बोलूँगा कि जब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो तो 100% मार दो, कुछ ना कुछ मार दो, ठीक है। मैं तो ये भी बोलूँगा इसमें भी कर लो, ठीक है, लेकिन वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपको वो टेस्ट करना है। कुछ लोगों का ना मतलब भगवान का हाथ नहीं होता कुछ लोगों के ऊपर, ठीक है। तो वो लोग उन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो जिस पे भी मारेंगे ना वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, ठीक है। वो आपको समझना पड़ेगा कि मेरा ना इंट्यूशन बड़ा ख़राब है, तो जिस बंदे का इंट्यूशन ख़राब है वो तो फिर नहीं करना चाहिए ना उसको ये चीज़। तो मैं ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई, ठीक है, लेकिन इस पे आपको 100% टिक कर देना चाहिए कोई ना कोई ऑप्शन। इसके बारे में आप सोच सकते हो, कुछ लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, उनको हेल्प मिल जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेसन सर। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं सर गेट और ईएससी दोनों के लिए एक साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो गेट में सर ज़्यादातर मतलब न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ईएससी में थ्योरेटिकल टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो गेट में मतलब रेयरली पूछे जाते हैं और ईएससी में पूछे जाते हैं। तो सर इस दोनों एग्ज़ाम को सर एक साथ कैसे प्रिपेयर करना है? देखो एक साथ नहीं प्रिपेयर करना होता। जब मैंने भी ईएससी प्लस गेट वाले बैच में ही एनरोलमेंट किया था, ठीक है, लेकिन एक फोकस रखना है अपना, ठीक है। ये बताओ आपको ईएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है या नहीं करना, आपका अल्टीमेट एम क्या है? आपको पीएसयू में एडमिशन चाहिए, आईआईटी में एमटेक करना है, या आपको ईएससी करना है? कॉन्ग्रेचुलेशन सर मेरा नाम दीपेंद्र सूर्यवंशी है, और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसा कि अभी हम लोग के पास मतलब 10-11 मंथ है प्रीलिम्स को, तो अभी से हम कुछ मेंस के क्वेश्चन साथ में करते चले किसी टॉपिक के, और कुछ रेफरेंस बुक भी फॉलो करना है क्या पढ़ने के लिए? देखो ये क्वेश्चन कल भी पूछा था कि मेंस की जो प्रिपरेशन है वो प्रीलिम्स के साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो आईएएस मास्टर के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आईएएस मास्टर मेंस के लिए जो भी आपको कंटेंट की ज़रूरत है ना, जो आपको क्लास में मान लो मेंस में मेंस में आपका कोई डिज़ाइन का क्वेश्चन आता है आरसीसी का, ठीक है, वो आपको प्रीलिम से पहले ही पढ़ा दिया होगा। फैकल्टीज़ को, टीचर्स को पता है कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला प्रीलिम्स में, फिर भी वो पढ़ाते हैं आपको। क्यों पढ़ाते हैं? ताकि आपकी एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है।
तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन है ना, वैसे तो वो क्लास में ही करवा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा आपकी प्रिपरेशन हो रही है मेंस की ऑलरेडी, आप सबकी हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें और एफर्ट डालना चाहते हो तो मैं ये कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत करो, मेंस के कन्वेंशनल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मत करो। जो आपको बुकलेट मिलती है हर टॉपिक की, उसके अंदर कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, उनको आप अटेम्प्ट करो, ठीक है, उनको अटेम्प्ट करो, उनकी प्रैक्टिस करो। क्लास में भी कुछ कन्वेंशनल के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत करो, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर मेरा नाम मयंक है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि आप 9 घंटे क्लास लगाते थे या 6 घंटे, तो सर हमारा तो 2-3 घंटे में ही माइंड डाइवर्ट कंसंट्रेशन हो जाता है, लाइक जैसे 6-5 घंटे में भी 3 घंटे में। तो सर उसका सर मतलब आप कुछ मेडिटेशन वगैरह करते थे क्या? मतलब ये जो सेकेंडरी चीज़ें हैं ये सर टाइम वेस्ट है, फिर ये मतलब करनी चाहिए मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह? देखो मेडिटेशन मैंने कभी की तो नहीं है, लेकिन देखो फ़ायदे तो हैं उसके, ठीक है, मेडिटेशन करने के फ़ायदे हैं, उसको कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जब मान लो मेरी कंसंट्रेशन बिना मेडिटेशन के ही बन रही है तो मैं क्यों करूँगा मेडिटेशन, है ना। फ़ायदा है उसका, लेकिन शायद मैं सही बंदा नहीं हूँ आपको बताने के लिए कि मतलब क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि जो कंसंट्रेशन की बात आप कर रहे हो ना, जो हाँ जो डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो, देखो क्या होता है जब हम लोग एम बनाते हैं ना कि 3 घंटे पढ़ूंगा मैं बैठ के, तो हम नहीं पढ़ पाते। लेकिन कभी देखना आप 1 घंटे का प्लान बनाना है, 1 घंटा आप पढ़ लोगे, 3 घंटे नहीं पढ़ पाओगे बट 1 घंटा पढ़ लोगे। इंपॉर्टेंट ये है एफर्ट मारना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि मैं 3 घंटे पढ़ ही नहीं सकता तो मैं 1 मिनट 1 घंटा भी नहीं पढ़ूंगा, वो चीज़ गलत है, ठीक है। हर किसी का एक सिटिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, कि वो 1 घंटे बैठ सकता है, 2 घंटे बैठ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं भी कॉलेज से ही आया था, ठीक है, कॉलेज में मैं तो बैठता नहीं था 3-3 घंटे की एक जगह बैठ के 3-3 घंटे पढ़ रहे हो आप, घूमते रहते थे कॉलेज में। तो कॉलेज में जब आदत ख़राब हो जाती है इतनी, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना उसको ठीक करने के लिए। तो स्टार्टिंग में आप 1 घंटे से स्टार्ट करो, 1 घंटे के बाद आप आधा घंटा ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर करो, इस तरीके से करो, बट एफर्ट मारो, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन सर। मेरा नाम सौरभ है सर। मैं ये पूछना चाहता था, आप जो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते थे तो उसमें साथ में क्या है कि बहुत चीज़ें हम लिखते नहीं है ना शॉर्ट नोट्स में सर, तो वो चीज़ें सर आप मतलब क्या आप रेगुलर देखते रहते थे साथ में मेन नोट्स भी लेके कि क्या छूट गया है, वही मैं बता रहा हूँ आपको, या फिर बाद में कभी मतलब एक टाइम पीरियड के बाद वो देखते थे? हाँ, एक टाइम पीरियड के बाद देखता था, जब ज़रूरत पड़ती थी तब देखता था। ये कैसे पता चलेगा कि आपको अब मेन नोट्स देखने की ज़रूरत है, ये खुद से तो पता नहीं चलेगा कि अब मैं भूल गया हूँ बहुत सारी चीज़ें। क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पी के, वो मान लीजिए बन जा रहे हैं, लेकिन मतलब फिर भी कुछ चीज़ें होते हैं सर जो क्लास में बता देते हैं लेकिन वो देखना मतलब शॉर्ट नोट में नहीं रहते, तो वही चीज़ के बारे में वही मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई मॉक टेस्ट देने जाओगे, ठीक है, जो 3 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, जब आप वो देने जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ चीज़ें आप भूल चुके हो, ठीक है। एक तो वो इंडिकेशन होता है कि आपको अपने मेन नोट्स फिर से रिवाइज कर लेने चाहिए, ठीक है। अब मेन नोट्स रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा इन्वायरमेंटल का एक क्वेश्चन नहीं बना तो उसके लिए पूरा इन्वायरमेंटल रिवाइज कर लिया मेन नोट से, वो चीज़ नहीं है। जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उस टॉपिक के लिए सिर्फ आपको मेन नोट्स को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि मैं भूल तो नहीं रहा, मैं ये तो नहीं कर रहा। मेन आपका क्या है, फोकस क्या है कि इन 150 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इन द एंड। अगर 150 में से 130-40 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है फिर। मान लो नहीं भी पता मेन नोट्स में, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना मुझे एक एक लाइन याद होनी चाहिए अपने मेन नोट्स की, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ऐसा ही था, मैं बार बार पढ़ता रहता था मेन नोट्स को, ठीक है। मैं परफेक्शन के पीछे भाग रहा था कि मेरे को एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन ना वो स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, शॉर्ट टर्म में वो ठीक नहीं है। अगर आपके पास 2 साल पड़े हैं प्रिपरेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको तो टाइम बाउंड प्रिपरेशन करना है ना, तो आपको फोकस रखना है, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स इनफ होते हैं, अगर कभी कोई दिक्कत आती है बाद में शॉर्ट नोट्स को अपडेट भी कर सकते हो। कोई ऐसी चीज़ है जो फिर से बार बार भूल रहे हो, उसको अपडेट कर लो, उसमें भी ऐड कर लो वो चीज़,
तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन था कि जीएस के जो जैसे आईसीटी एथिक्स जैसे टॉपिक्स होते हैं और करंट अफेयर्स भी, ये सर कब पढ़े थे आप, आपके पर्सनली आपने कब किए थे? एथिक्स और एथिक्स, आईसीटी और ये करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स। हाँ देखो करंट, मैं ये बता सकता हूँ ना तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में करंट अफेयर्स पढ़े, ठीक है, ना ही मैंने सेकंड अटेम्प्ट में करंट अफेयर्स पढ़े, तो मैंने करंट अफेयर्स कभी पढ़े ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि सोशली अवेयर रहो, ठीक है। मतलब जैसे आप गूगल खोलते हो तो गूगल खोलते हैं, नीचे न्यूज़ आती है बहुत सारी, ठीक है, उस न्यूज़ को पढ़ लिया, ठीक है, ऐसे ही मतलब स्क्रॉल करते हुए पढ़ लिया, उसको देख लिया। तो इस बार जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तो 2-3 क्वेश्चंस मेरे उसी वजह से सॉल्व हो गए कि मैं अवेयर था, मैं थोड़े बहुत न्यूज़ आर्टिकल स्क्रॉल करता रहता था जो भी गूगल में आते हैं, तो मैं उस वजह से मेरे 2-3 क्वेश्चन बन गए, नहीं तो वो भी नहीं होने थे। सर के लिए शायरी है कि जिंदगी रहे सलामत तो पैगाम कहीं आएंगे, जिंदगी रहे सलामत तो पैगाम कहीं आएंगे, और बुलंद हौसले हो तो मेहमान कहीं आएंगे। Hello sir, my name is Komal Sehria. So I have 4 questions for you. I written here. So my first okay, so my first question is, सर बेसिकली अगर कोई सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जैसे मान लो एफएम हमने पढ़ लिया, वो 1 मंथ में 25 डेज में कंप्लीट हो गया, तो हम एक बार पढ़ने में किसी को नहीं आता इतना अच्छे से, तो उसको कितने टाइम बाद जाके हम उसको वापस नोट्स के थ्रू हम उसको रिवाइज करें? देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया गया, ठीक है, उन 25 डेज़ के लिए आपने रोज़ रिवीजन तो किया होगा ना, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बैठ जाओ पहले तो आप, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उन 25 डेज़ में वो आपने रिवाइज किया होगा रोज़, ठीक है, पहली रिवीजन तो वो। दूसरी चीज़, आपने वीकेंड्स पे या जब भी आपको टाइम मिला, जो उसके 5-6 लेक्चर्स हुए हैं उनके आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे, तो आपकी 2 रिवीजन तो ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो वो आपको टेस्ट में पता चलेगा, जब आप टेस्ट देने जाओगे उससे पहले भी आप एक रिवीजन करके जाओगे फ्लूइड मैकेनिक्स की, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फिर से डिटेल नोट्स रिवाइज करने हैं या नहीं करने, ये आपको पता लग जाएगा उसी समय। अगर करने होंगे तो आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। सर मैंने गेट के लिए इन्वॉल्व कराया है, मतलब क्योंकि मेरे को पता है कि ESE में इतना थ्योरेटिकल नहीं पढ़ सकती हूँ, पर सर गेट में मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि सर अगर मैं क्वेश्चन नॉर्मल कैलकुलेटर से सॉल्व करती हूँ तो 20-30 मिनट में जैसे एवरेज ही निकालना है, हो जाता है, बट सर जब मैं वर्चुअल कैलकुलेटर से फ़ोन पे करूँ तो सर हो जाएगा, बट उसको लैपटॉप पे अटेम्प्ट करने बैठती हूँ तो सर वो 1 से 1.5 मिनट से भी ऊपर चला जाता है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, गेट का ही जो एग्ज़ाम होता है उसमें 65 क्वेश्चंस होते हैं ना, 65 क्वेश्चंस के लिए आपको 180 मिनट मिलते हैं, तो इसमें टाइम का तो खेल है ही नहीं। मैंने गेट का जो कैलकुलेटर था ना वो एग्ज़ाम में बैठ के चलाना सीखा था, ठीक है, तो ये मत सोचो, नहीं ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि लॉग लेना होता है ना वर्चुअल कैलकुलेटर में, मुझे लेना नहीं आता था, कैसे लेते हैं, मुझे बस प्लस माइनस करना आता था उसमें, वो मैंने वहीं पे बैठ के सीखा था, फिगर आउट किया था कैसे करना है, तो टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। एग्जाम टाइम पे सर मैंने पिछला जो पेपर दिया था तो सर मैं 2-3 महीने पढ़ के दिया था, तो सर मैं वहाँ पे जाके जब मैंने पेपर देखा ना, मेरे को लगता है कि मैं उससे अच्छा कर सकती थी, क्योंकि सर मैं इतना नर्वस हो गई थी कि आप 2-3 महीने जिस चीज़ के लिए पढ़े अब आप वो दे रहे हैं एग्जैक्टली। तो देखो लास्ट चीज़ मैं बताता हूँ, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, लास्ट चीज़ सुन लो बस, लास्ट चीज़ सुन लो बस, ठीक है। क्या होता है ना कि एक हमारा प्रिपरेशन का लेवल होता है, ठीक है, वो हमको खुद को पता होता है कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो प्रिपरेशन लेवल जो है ना आपका वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड होता है प्रिपरेशन लेवल का, वो आपको देखना है कि आप कब आपका वो थ्रेशोल्ड रीच हो रहा है और एग्ज़ाम्स आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। जिस दिन ऐसा होगा ना कि आपकी प्रिपरेशन एक लेवल पे पहुंच गई, सारे एग्ज़ाम्स क्लियर होने लग जाएंगे लाइन से, ठीक है, लेकिन उससे पहले कोई भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको उस लेवल को इंक्रीज़ करते जाना है। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये प्रिपरेशन लेवल इंक्रीज़ करने के लिए आपको बता रहा हूँ
कि प्रिपरेशन लेवल को इंक्रीज़ कैसे करना है। इंक्रीज़ करते करते एक टाइम आएगा जब आपके सारे एग्जाम्स क्लियर होने लग जाएंगे, उसको मेंटेन करना है आपको। उस प्रिपरेशन लेवल 2-3 महीने में आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, हो सकता है आपको 6 महीने लग जाएं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अटेम्प्ट जब दे रहे हो ना, फुल प्रिपरेशन के साथ दो, कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है। थैंक यू।